हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अध्याय 2585 मंगल के अंदर की दुनिया एक। उनका महिला शब्द का इस्तेमाल करना बताता है कि उस समय उनकी मानसिक हालत पर असर पड़ चुका था। यांग शिनशिन ने शांति से विश्लेषण किया। इस तरह के भ्रम, हेल्यूसिनेशंस, अक्सर बहुत ज्यादा रेडिएशन या दिमागी ऊर्जा क्षेत्रों के एक साथ मिलने की वजह से होते हैं। देखो, उनके शरीर के पास मिले ज्यादा रेडिएशन वाले खनिज, मिनरल्स इस बात को समझाते हैं। यांग शिनशिन ने चारों ओर इशारा करते हुए कहा कि चश्मे, टैक्टिकल गॉगल्स के जरिए वाकई में बहुत सारे ऊर्जा वाले पत्थर देखे जा सकते हैं। ऊर्जा और रेडिएशन साथ साथ रहते हैं। पत्थर में जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उसमें उतना ही ज्यादा रेडिएशन होगा। जांग यी की टीम के पास आज जो तकनीक है वो 20 साल पहले एलन फ्रीमैन की टीम से कहीं बेहतर है, जो कम से कम हजारों सालों की तरक्की के बराबर है। इसलिए जो बातें उस समय अजीब लगती थी उनका अब वैज्ञानिक आधार है। तो जो राक्षस उन्होंने देखे और वो कटा हुआ हाथ, क्या वे सब सिर्फ भ्रम थे? जांग यी ने रिकॉर्ड बोर्ड बंद कर दिया। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन समस्या ये है। उसने मौत से डरे हुए शवों की कतारों की ओर इशारा करते हुए कहा, किसी भ्रम के लिए इस तरह प्रशिक्षित वैज्ञानिकों और वॉलंटियर्स के समूह को डराकर मार देना सामान्य नहीं है। और तो और फ्रीमैन काफी उत्साहित था। अगर कोई इंसान मौत के खतरे के सामने भी उत्साहित है तो या तो वो सच में पागल है या फिर वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है। यांग शिनशिन ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें शक है कि उसे मंगल के बारे में कुछ राज पता है? वो प्यूपल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। जांग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। प्यूपल ऑर्गेनाइजेशन जानकारी जुटाने में सबसे अच्छी है। 20 साल पहले हालात आज जैसे खराब नहीं थे। जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो और ताकत के करीब हो, उसे जो बातें पता होंगी वो आम लोगों की सोच से परे हैं। अगर उसे ये नहीं पता होता कि मंगल के नीचे कुछ है तो वो पृथ्वी पर अपना सब कुछ छोड़कर यहां नहीं आता। उसने लगभग सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पागल है। तो अब सवाल यह है कि वो कहाँ है? यांग शिनशिन ने मुख्य सवाल पूछा। हमने इतने सारे शव देखे, लेकिन हमें एलन फ्रीमैन कहीं नहीं दिखा। या तो उसे सच में मंगलवासियों ने मार दिया और उसकी हड्डियां तक नहीं बची, या फिर जांग यी ने धीरे से कहा, वो जिंदा है। जिंदा? फैटीक शू की आंखें फटी रह गई। वो 20 साल से वहां नीचे है। वो अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है? मैंने ये नहीं कहा कि वो वहां नीचे जिंदा है। जांग यी ने मंगल की गहराई में देखा। शायद उसे कहीं ले जाया गया है। मंगल की जमीन के नीचे वाली सभ्यता या वे महिलाएं और राक्षस जिन्हें खोजकर्ताओं ने देखा, शायद वे सब एक ही चीज है। अगर उसे ले जाया गया है तो वो हमारे लिए एक जरूरी कड़ी बन जाता है जिसे हमें सुलझाना होगा। हम मंगल पर खनिज निकालने आए थे। जांग यी एक पल के लिए रुका, फिर बोला, लेकिन अब इसे देखकर लगता है कि हमें यह भी देखना चाहिए कि यह ग्रह क्या छिपा रहा है। आखिरकार जो कीमती संसाधन हम पाना चाहते हैं वे शायद उस प्राचीन सभ्यता के खंडहरों में ही मिलेंगे। अगर एलन फ्रीमैन जैसा एक आम आदमी कुछ करने की हिम्मत कर सकता है तो कोई कारण नहीं है कि मैं, जांग यी, ऐसा ना कर सकूं। खुदाई जारी रखो। जांग यी का लहजा फिर से सख्त हो गया। उस कुएं को ढूंढो जो उन्होंने तब खोदा था। देखते हैं कि उनका वो तथाकथित नर्क का दरवाजा असल में कहाँ ले जाता है। यांग शिनशिन ने सलाह दी। ज्यादा रेडिएशन वाले इलाकों में आम लोगों को आसानी से सामूहिक भ्रम हो सकता है। अगर हमारे लोग इससे प्रभावित हुए तो वे भी ऐसी ही बेवकूफी भरी हरकतें कर सकते हैं। तो फिर मैकेनिकल लीजन को पहले नीचे जाने दो। जांग यी ने तुरंत इंतजाम किए। पहले बाहर से ही चारों ओर देखते हैं।
जब तक वे कोई अजीब बर्ताव नहीं दिखाते, तब तक हमें पता रहेगा कि ये चीज केवल सोचने समझने वाले जीवों को ही निशाना बना रही है। अगर वे भी अजीब हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये कोई भौतिक चीज, फिजिकल सब्सटेंस है जो बिना किसी भेदभाव के हर चीज पर हमला करती है। फिर हम दूसरा तरीका आजमा सकते हैं। लिंग चुप रही। जांग यी के बोलने के बाद उसने बस सहजता से एक बात जोड़ी। मंगल के नीचे वाकई में एक जगह, स्पेस है। जांग यी की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत उत्सुकता से पूछा, वह क्या है? शायद ये हेवनली पैलेस जैसा कुछ है। लिंग की नजर उस लाल जमीन पर पड़ी, जैसे वो हजारों मीटर चट्टानों के पार दूसरी दुनिया देख रही हो। कुछ सभ्यताएं जो निर्माता, क्रिएटर के ढांचे से आजाद होना चाहती है, उन्हें भौतिक दुनिया, मटीरियल वर्ल्ड से भागना पड़ता है। बाहरी दुनिया से पूरी तरह संपर्क काटने के लिए खुद को अलग थलग करना जरूरी हो जाता है। इसलिए वे बाहर के किसी भी संपर्क को मना कर देते हैं। तो उस स्टिच नाम के अंतरिक्ष यात्री ने जो कहा था, वो पूरी तरह गलत नहीं था। अगर आप मंगल की सभ्यता की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो आप पर हमला जरूर होगा। तुम्हारे लिए वो नर्क है। जांग यी को यकीन हो गया था कि जवाब इस लाल ग्रह की सतह के नीचे छिपा है। उसने सब लोगों से कहा, पहले मेरी परछाई में वापस आ जाओ। बाकी की खोजबीन मुझे खुद ही करनी होगी। मशीनी खोजबीन बहुत धीमी है। सीधे स्पेस ट्रैवल का इस्तेमाल करना ज्यादा तेज है। पूरा समूह परछाई के अंदर चला गया। जांग यी पूरी तरह सतर्क था। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी। फिर उसने एक डायमेंशनल गेट खोला और जमीन की तरफ तेजी से गया। वो एक अदृश्य कील की तरह जमीन के अंदर धंस गया। बैसाल्ट की परतें आंखों के सामने से गुजरने लगी। पुरानी मिट्टी की परतें किसी किताब के पन्नों की तरह पीछे छूट रही थी और आग से बने कांच जैसी पत्थर की चमक लाइट में ठंडी लग रही थी। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, हजारों मीटर की गहराई तक सिर्फ सन्नाटा, अंधेरा और कभी कभी जमीन के अंदर से आने वाली गर्म हवा ही चेहरे को छू रही थी। लेकिन जांग यी ने काफी देर तक खोजा पर उसे कुछ नहीं मिला। कोई खंडहर नहीं मिला, कोई मंगल का शहर नहीं दिखा और यहां तक कि दरवाजे जैसी कोई चीज भी नहीं मिली। क्या चल रहा है? अगर मंगल के नीचे वाकई कोई महान सभ्यता है, तो उसका कोई निशान तो होना चाहिए। जांग यी ने भौहें सिकोड़ी और बड़बड़ाया, क्या एलन फ्रीमैन की लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स गलत है? ऐसा होना मुश्किल है। अगर उन्हें यहां अजीब चीजों का सामना करना पड़ा, तो इसका मतलब है कि उनका मंगल की सभ्यता से संपर्क हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका कोई भी निशान न मिले? लिंग उसके पास शांति से तैर रही थी। उसकी चांदी जैसी पलकें झुकी हुई थी, जैसे वो कोई ऐसी धुन सुन रही हो जो किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। उसने ऊपर देखा। उसकी नजर शीशे जैसी शांत थी। वे वाकई यहीं फिर भी नहीं है, क्योंकि वे जिस जगह पर हैं, वो वह स्थान, स्पेस नहीं है जिसे तुम समझते हो। जांग यी ने भौहें चढ़ाई और उसे तुरंत हेवनली पैलेस और ड्रैगन कबीले की गुप्त दुनिया, सीक्रेट रियल्म की याद आ गई। जांग यी पूछे बिना नहीं रह सका, तुम्हारा मतलब है फोल्डेड स्पेस? लिंग ने सिर हिलाया। उसकी आंखें ठंडी थी। एक बहुत ही उन्नत सभ्यता। वे दुनिया को कई परतों में रखते हैं, जैसे धुंध की एक परत। तुम उस जगह का दरवाजा ढूंढ सकते हो, लेकिन दरवाजा ढूंढने का तुम्हारा तरीका बहुत पुराना है। उसने जांग यी की ओर देखा और कहा, एक स्पेशल एबिलिटी वाले इंसान के तौर पर तुम्हें स्पेस की हलचल के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। स्पेस को चाहे कितनी भी परतों में क्यों न मोड़ दिया जाए, उसके निशान हमेशा रह जाते हैं। बिल्कुल पारदर्शी टेप की तरह। ऐसा लग सकता है कि उसमें कोई छेद नहीं है, लेकिन जब उसे लपेटा जाता है, तो हमेशा एक छोटा सा गैप रह जाता है, जहां से उसे खोला जा सकता है।
अध्याय 2586 मंगल के भीतर की दुनिया 2। झांग यी ने लिंग की बातें सुनी और उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। ठीक उसके डिमेंशनल गेट की तरह, भले ही वो नग्न आंखों से न दिखे, लेकिन दूसरे स्पेस की शक्ति रखने वाले लोग इसके और भौतिक दुनिया के बीच का अंतर महसूस कर सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे पानी की सतह पर पारदर्शी गोंद की एक परत डाल दी जाए। वो कभी भी पूरी तरह फिट नहीं हो सकती। झांग यी को इसका पहले कोई अनुभव नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए लिंग से कहा, तो फिर तुम ही मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। तुम जानती हो कि इस मामले में मेरा अनुभव थोड़ा कम है। लिंग ने सीधे तौर पर झांग यी की मदद नहीं की, बल्कि एक गाइड के तौर पर उसके साथ रहकर उसे दिशा दिखाई। उसने झांग यी के सीने पर उंगली रखी और हल्के स्वर में कहा, असल में ब्रह्मांड की सारी शक्ति अंतः ईथर की इच्छा है। सुपर पावर, मानसिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा तो बस अलग अलग रूप है। अंत में सब एक ही है, सोच का एक आकार। इसलिए अगर तुम उस दरवाजे को ढूंढना चाहते हो तो बस एकाग्र हो जाओ और स्पेस में होने वाली हलचल को महसूस करने के लिए ईथर की शक्ति का उपयोग करो। ये बातें बहुत गहरी थी और वहां मौजूद लोगों में से केवल झांग यी और यांग शिनशिन ही इन्हें समझ सकते थे, क्योंकि वे दोनों आध्यात्मिक पदार्थ के सागर से गुजर चुके थे और उनकी चेतना ईथर की दुनिया के संपर्क में आ चुकी थी। झांग यी को जैसे अचानक सब समझ आ गया। उसने अपनी सांसें धीमी की और ध्यान लगाने की पुरानी विधियों का पालन करते हुए धीरे धीरे खुद को और दुनिया को भुला दिया। वो अपनी पांचों इंद्रियों को लगभग भूल गया और केवल अपने मूल सहज ज्ञान, इंस्टिंक्ट्स के भरोसे आसपास की दुनिया को महसूस करने लगा। धीरे धीरे जो दुनिया वो देख रहा था वो बदलने लगी। अब उसे विशाल ब्रह्मांड नहीं, बल्कि एक अजीब और काल्पनिक दुनिया दिखाई दे रही थी। सब कुछ टूटकर एक कोड जैसा बन गया था। यहां तक कि स्पेस, अंतरिक्ष भी वैसा ही था। स्पेस की बनावट नाजुक से खुरदरी हो गई और दुनिया पॉलिश किए हुए कांच की तरह लगने लगी। परतों के बीच से चटकने की आवाज आ रही थी, जैसे सर्दियों की रात में तापमान बदलने पर लकड़ी के घर की बल्लियां आवाज करती है। पता चला कि भौतिक दुनिया का स्पेस इतना भी परफेक्ट नहीं है और रचयिता ने जो कुछ भी बनाया है उसमें कमियां हैं। वो स्पेस मधुमक्खी के छत्ते से ढके फर्श जैसा था, जिसमें छोटे बड़े छेद थे। उसने अब देखना बंद कर दिया और अपनी उंगलियों के पोरों से उस अदृश्य दरार को महसूस करने की कोशिश की। अचानक उसके हाथ रुक गए। एक जगह पर स्पेस में एक बहुत ही मामूली कमी थी, जैसे आईने पर धूल का एक कण हो। वहां रोशनी मुड़ रही थी, जैसे उसे किसी पतली रस्सी में मरोड़ दिया गया हो। मंगल के तूफानों की धूल उस बिंदु के करीब आते ही अपना रास्ता बदल रही थी, मानो वो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। मिल गया। झांग यी के शब्द धीमे थे, लेकिन उसके चेहरे पर उत्साह था। उसने लिंग से दोबारा पूछा, लिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस स्तर की सभ्यता से पंगा नहीं लेना चाहिए? झांग यी थोड़ा घबराया हुआ था। लिंग ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। ये सभ्यता पहले ही बर्बाद हो चुकी है, वरना स्पेस की ये दरारें इतनी आसानी से नहीं मिलती। झांग यी ने राहत की सांस ली। अपनी तलवार मुझे दो। उसने बिना झिझक लिंग की ओर हाथ बढ़ाया। लिंग ने अपनी पीठ से बर्फ जैसी नीली तलवार निकाली। तलवार उसकी इच्छा के अनुसार छोटी होकर झांग यी के हाथ के लायक बन गई। झांग यी ने तलवार उठाई और उसके पीछे एक विशाल काला भंवर वॉर्टेक्स खुल गया। पाताल का महत्फन, ग्रैंड बैरियल इन दी अंडरवर्ल्ड। झांग यी ने उस स्पेस की दरार पर पूरी ताकत से वार किया। तलवार की नोक से काली ऊर्जा की एक धारा निकली और उस बिंदु में समा गई। फिर एक पल के लिए सब थम गया। कड़क, ये कान से सुनाई देने वाली आवाज नहीं थी, बल्कि दुनिया के खुद के बोलने की आवाज थी। वहां एक बारीक दरार उभरी और झांग यी के सामने एक दरवाजा खुल गया। झांग यी ने तलवार पकड़ी
और तेजी से उस पार चला गया। नजारा पलक झपकते ही बदल गया। एक तेज हवा का झोंका आया। ये मंगल की हवा नहीं थी। इस हवा में नमक और जंग की महक थी, जैसे समुद्र के किनारे गीली लोहे की गोदी डॉक से आती है। झांग यी ने ऊपर देखा तो वहां एक धुंधला पीला आसमान था। दूर क्षितिज पर एक बनावटी सूरज चमक रहा था, जिसमें रोशनी तो थी पर गर्मी नहीं। झांग यी हवा में मंडराते हुए चारों ओर देख रहा था। मंगल की ये अंदरूनी दुनिया किसी खोई हुई सभ्यता जैसी थी। वहां कोई जीवन नहीं था, बस वीरानी थी। बाएं और समुद्र फैला था, जो काले पत्थर जैसा दिख रहा था। रेत बहुत महीन और सफेद थी। रेत के नीचे मशीनों के कंकाल दबे हुए थे। जैसे जैसे वो अंदर की ओर बढ़ा, पहाड़ दिखाई दिए, पर वे पहाड़ चट्टानों के नहीं, बल्कि मशीनों के थे। रेत के बीच से आधा डूबा हुआ एक शहर निकला। सड़कें रेत से भरी थी। विज्ञापन स्क्रीन के फ्रेम अभी भी वहां थे, जिनकी लाइटें कभी कभी जल बुझ रही थी। चौक के बीच में एक विशाल मूर्ति घुटनों के बल बैठी थी। वो इंसान नहीं, बल्कि युद्ध के लिए बना एक विशाल रोबोट, बायोनिक मशीन था। वो वहां सिर झुकाए बैठा था, मानो धरती की धड़कन सुन रहा हो। समय ने उसकी पीठ पर जंग लगा दी थी, जो अब गहरे लाल रंग की लताओं की तरह फैल गई थी। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।